तो ये वीडियो रहने वाली है UFC फाइट नाइट ड्रीकस डुप्लेसी वर्सेस कमारू उस्मान की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर ओवरऑल कार्ड मैं बोलूंगा एक गुड सा कार्ड है क्योंकि मेन कार्ड सॉलिड है। यहाँ की मेन इवेंट, को मेन इवेंट एंड ऑल्सो जो मेन कार्ड को स्टार्ट कर रही है, ये 3 फाइट्स देखने में बहुत मजा आने वाला है। ऑल्सो तबैथा रिची फाइट कर रही है, तो कम ऑन गाइस, मजा आएगा देखकर। अब जल्दी से मैं टाइमिंग के बारे में भी बता देता हूँ क्योंकि टाइमिंग इस कार्ड की थोड़ी सी चेंज है, जहां पर प्रीलिम कार्ड बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ये संडे मॉर्निंग 2:30 AM ऑनवर्ड से स्टार्ट होने वाला है और जब मेन कार्ड की बात करते हैं तो मेन कार्ड स्टार्ट होगा 5:30 AM ऑनवर्ड्स। तो इन्हीं सारी फाइट्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर स्टार्ट करें मेन कार्ड की ओपनर फाइट, जो कि फेदरवेट फाइटर्स टॉमी मैकमिलन वर्सेस एल्बर्टो मोंटेस के बीच में। काइंड ऑफ ए फाइट साइको शॉन ओमेली वर्सेस इलिया अपटूरो के बीच में, जहां पर टॉमी को बहुत ज्यादा रेफर किया जाता है शॉन ओमेली से और दूसरी साइड एल्बर्टो मोंटेस बहुत ज्यादा इलिया की तरह लगता है, तो रियल इलिया अपटूरो फाइट करने वाला है। बट एनीवेज गाइस, फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। ड्रीकस डुप्लेसी और उस्मान की फाइट के बाद जिस फाइट के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, वो यही टॉमी मैकमिलन और एल्बर्टो मोंटेस की फाइट है, जहां पर टॉमी मैकमिलन अनडिफीटेड फाइटर और एल्बर्टो मोंटेस एक ही फाइट को लूज किया है। और दोनों का जब कंपैरिजन करते हैं तो ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज है। लोग गलत नहीं है जब वो बोलते हैं कि टॉमी मैकमिलन साइको की तरह फाइट करता है, क्योंकि लास्ट फाइट में ही हमने उसको देखा, वो ह्यूज पंचेस को स्विंग कर रहा होता है, खुद भी पंचेस को खा रहा है, बट सारे पंचेस को वाइल्ड वे से स्विंग कर रहा है। कोई भी पंच सेटअप नहीं है, बस फॉरवर्ड मार्च करते हुए अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करने का देखना। तो ये है टॉमी मैकमिलन, जिसके पास बाय द वे रेसलिंग भी काफी अच्छी है, बट क्योंकि वो इतना वाइल्ड होके पंचेस को स्विंग करता है तो वो अपनी रेसलिंग को ज्यादा शो नहीं करता है। एल्बर्टो मोंटेस की बात करें तो वो कंप्लीट ऑपोजिट है टॉमी मैकमिलन के, जहां पर वो लव करता है ज्यादा टेक्निकल होने का, वो कराटे स्टांस से फाइट करता है, बट जो मेन चीज उसकी फाइटिंग गेम में है वो है उसके सबमिशंस, जहां पर पता नहीं उसने कितने सारे अपने ओपोनेंट्स को एनाकोंडा चोक से सबमिट किया है। तो वो इनसेन जुजित्सु फाइटर है, बीजीजे में वो ब्लैक बेल्ट है। तो यहां पर गाइस मुझे लग रहा है ये फाइट टोटली इसी पे डिपेंड करने वाली है, क्या फाइट ग्राउंड में रहती है, जहां पर क्या एल्बर्टो मोंटेस सबमिट कर सकता है टॉमी मैकमिलन को, या फिर टॉमी जो उसका इनसेन प्रेशर रहता है, जो वो पंचेस को स्विंग करता है, वो सारे पंचेस से वो एल्बर्टो मोंटेस को नॉकआउट करने वाला है। सच में मेरे लिए ये फाइट एक टॉस अप वाली फाइट है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज लग रही है मुझे ये फाइट, बट मैं यहां पर जा रहा हूं टॉमी मैकमिलन टू विन बाय नॉकआउट। आई थिंक सो टॉमी मैकमिलन राउंड 2 में नॉकआउट करने वाला है एल्बर्टो मोंटेस को, जहां पर दोनों की मैं पुरानी फाइट्स को देख रहा था। अब एल्बर्टो मोंटेस की ग्राउंड गेम बहुत ज्यादा इंसेन है, तो आई डोंट थिंक सो कि टॉमी मैकमिलन जो से रेसलिंग आती है वो यहां पर करने वाला है। और इसी की वजह से हल्का सा मुझे लग रहा है कि जो एल्बर्टो मोंटेस एनाकोंडा के चोक्स लगाता है वो यहां पर उसके नहीं लगेंगे, क्योंकि काफी फाइट्स में ऐसा हुआ है कि उसके ओपोनेंट्स जा रहे हैं टेक डाउन के लिए और वहां से फिर वो उन्हें काउंटर कर दे रहे हैं अपने सबमिशन से। तो यहां पर मुझे लग रहा है फाइट रहने वाली फीट में वो लव करता है कि जब उसका ओपोनेंट भी टेक्निकल वे से फाइट करना चाहता है तो वो यहां पर उसे टॉमी से नहीं मिलने वाला है, बल्कि टॉमी अपनी 5 इंचेस की रीच की एडवांटेज लेते हुए लग रहा है कि प्रॉपर साइको मोड से गन्स एंड ब्लेजिंग अपने पंचेस को स्विंग करते हुए प्रेशर डालने वाला है। और मे बी राउंड 1 या फिर राउंड 2 में मुझे लग रहा है कि इसी प्रेशर और वाइल्डनेस से टॉमी मोंटेस को कैच करने वाला है और उसे नॉकआउट करने वाला है। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसको देखने का। लग रहा है कि ये फाइट एक एब्सोल्यूट वॉर जाने वाली है, तो डोंट मिस इट गाइस। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो अगली फाइट पे चलते हैं, जो कि विमेन स्ट्रॉवेट डिवीजन फाइटर्स तबैथा रिची वर्सेस फातिमा क्लाइन के बीच में। आई लाइक तबैथा रिची, मुझे उसका फाइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, बट यहां पर उसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिधर अगर तो तबैथा रिची फातिमा क्लाइन को ग्राउंड में नहीं लेके गई तो ये फाइट उसके लिए बहुत बुरी जाने वाली है। फातिमा क्लाइन की स्टैंड अप गेम बहुत ज्यादा इंसेन है, उसकी लेग किक्स या फिर पंचेस की एबिलिटी नॉट ओनली ओपोनेंट के ऊपर ये फास्ट वे से लैंड होती हैं, बट ऑल्सो इनके पीछे बहुत ज्यादा पावर रहती है। तो आई थिंक सो अगर तो तबैथा रिची को फाइट को विन करना है तो यहां पर उसे अपने एक्सपीरियंस को यूज करना होगा और पूरी ट्राई करनी होगी कि वो तीनों राउंड्स फाइट को ग्राउंड में लेके जाए। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कि ये उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लास्ट फाइट में भी तबैथा रिची को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी और यहां पर भी मुझे लग रहा है सेम होने वाला है। तो इसीलिए फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है फातिमा क्लाइन टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। मे बी पहले राउंड में तबैथा रिची फाइट को ले जाए ग्राउंड में, बट मुझे लगता है कि फातिमा बहुत जल्दी खड़े होने वाली है और फीड में क्योंकि वो तबैथा रिची से काफी फास्ट रहेगी तो वो प्रेशर को डालने वाली है, पंचेस को लैंड करने वाली है,
उसकी किक्स भी बहुत अच्छी हैं, तो मान के चलो कि यहाँ पर हेड किक्स भी आएंगी और ओवरऑल इसीलिए मुझे लग रहा है ज्यादा आउटपुट को शो करते हुए फातिमा क्लाइन फाइट को विन करने वाली है। और अब मूविंग ऑन तो अगली फाइट पे चलते हैं, जो कि लाइट वेट डिवीजन फाइटर्स चेज ऊपर वर्सेस मिचेल रमीज के बीच में। अब चेज ऊपर वेट को मिस कर गया है, तो पहले ही वो थोड़ा सा फेवरेट था फाइट को विन करने के लिए, और अब तो लग रहा है वो और ज्यादा फेवरेट बन चुका है। जहां पर वैसे तो सिर्फ अगर स्टैंड अप की बात करें तो मुझे लगता है कि मिचेल रमीज रियली ट्रबल में डाल सकता है चेज ऊपर को, बट चेज ऊपर की जो ओवरऑल गेम है, जहां पर वो ऑलराउंड फाइटर है, तो वो फाइट को ग्राउंड में भी लेके जा सकता है। वो डेफिनेटली फीट में अपनी 3 इंचेस की रीच की एडवांटेज लेते हुए स्ट्रेट पंचेस को ज्यादा थ्रो करने वाला है, और जब पंचेस लेने की बात आती है तो डेफिनेटली चेज ऊपर एक ज्यादा ड्यूरेबल फाइटर है एज कंपेयर टू रमीज, जहां पर ऑलरेडी कंटेंडर सीरीज में कार्लोस प्राटिस से रमीज नॉकआउट हो चुका है। उसकी चिन इतनी अच्छी नहीं लगती है, वो एक काइंड ऑफ थोड़ा सा स्लो फाइटर है, तो ये पूरी लग रही है चेज ऊपर को फेवर करती है फाइट। जहां पर अगर तो फाइट ग्राउंड में गई तो मुझे लगता है कि चेज ऊपर फाइट को सबमिशन से विन करने वाला है। तो ओवरऑल फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है राउंड 3 सबमिशन बाय चेज ऊपर, जहां पर लग रहा है कि मिच रमीज टायर्ड होने वाला है और वहां से फिर चेज ऊपर उसे ग्राउंड में लेके जाकर उसे सबमिट करने वाला है। और अब मूविंग ऑन तो को मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये फाइट मिडिल वेट डिवीजन फाइटर्स जैरेड कैनिनियर वर्सेस क्रिश्चियन लीरॉय डंकन के बीच में। मे बी हम यहां पर फाइट में पासिंग ऑफ द टॉर्च जो बोलते हैं उसे देखने वाले हैं, जिधर जैरेड कैनिनियर 42 इयर्स का हो चुका है और क्रिश्चियन लीरॉय डंकन एक अपकमिंग फाइटर है। तो ये फाइट डायरेक्टली मैं तुम्हें बता देता हूं, जैरेड कैनिनियर के लिए एक बहुत टफ फाइट है। सिर्फ और सिर्फ जैरेड कैनिनियर फाइट को विन कर सकता है अगर उसकी जो काउंटर गेम है वो स्टिल ऑन पॉइंट रहती है, लाइक सेम जो उसने ग्रेगरी रॉड्रिगेज के अगेंस्ट दिखाया था, जहां पर वो ग्रेगरी को नॉकआउट कर देता है लेटर राउंड्स में। तो अगर तो जैरेड कैनिनियर पूरा वैसे शार्प रहता है, वो पहले राउंड में जो क्रिश्चियन स्टॉर्म को लेके आता है उसे वेदर आउट कर लेता है, और फिर अपनी टेक्निकल गेम दिखाते हुए जब भी क्रिश्चियन उसके ऊपर रेंज को क्लोज कर रहा है तो एकदम से उसे काउंटर कर दे रहा है, ज्यादा टेक्निकल रह रहा है। अगर तो वो देखने को मिलता है हमें जैरेड से, तब तो वो फाइट को विन कर रहा है। बट 42 इयर्स में ये चीज देखना, आई नो कि जैरेड कैनिनियर की बात हो रही है जो कि ओल्ड एज में भी बहुत ज्यादा अच्छी फाइट कर रहा है, बट स्टिल उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम है करना। इसीलिए यहां पर फाइट में मैं पिक कर रहा हूं क्रिश्चियन लीरॉय डंकन टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। जैरेड कैनिनियर एक बहुत ज्यादा टफ फाइटर है, वो ड्रॉप भी होता है तब भी वापस खड़ा हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर क्रिश्चियन लीरॉय डंकन उसे नॉकआउट कर पाएगा। बट हां, जब ओवरऑल गेम की बात करते हैं तो एक तो क्रिश्चियन कैनिनियर से बहुत ज्यादा फास्ट है, और इसी के साथ वो वेराइटी ऑफ स्ट्राइक्स को लेके आता है, जहां पर वो किक्स को थ्रो करने वाला है। मे बी हम यहां पर स्पिनिंग किक्स को भी देख सकते हैं क्रिश्चियन से। और जैरेड कैनिनियर का मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा कंपोज और टाइट रहने वाला है अपने डिफेंस पर, और मेनली ट्राई करेगा काउंटर गेम को खेलने का। पावर है क्रिश्चियन के पास, और पहले 2 राउंड्स में वो बहुत ज्यादा स्पीड होता है, जहां पर रेंज को एकदम से क्लोज करने के बाद उसके पंच कॉम्बोस भी बहुत अच्छे हैं। बट एक चीज क्रिश्चियन लीरॉय डंकन की हल्की सी कंसर्निंग है, और वो है कि अगर फाइट थोड़ी सी बोरिंग जाने लग पड़ती है तो क्रिश्चियन फिर ज्यादा पंचेस को थ्रो ही नहीं करता। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं उसकी लास्ट फाइट, जहां पर रोमन डुलेट्से को उसने क्लियरली बीट किया, बट क्योंकि फाइट इतनी एंटरटेनिंग नहीं गई थी तो क्रिश्चियन को हम थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ देखते हैं, पंचेस को भी लेते हुए देखते हैं। और ऑब्वियसली जो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है वो है उसकी ग्राउंड गेम, बट वो सेम चीज क्या जैरेड कैनिनियर एक्सपोज कर सकता है? तो ये चीज मुझे इतनी ज्यादा नहीं लग रही है, क्योंकि जैरेड कैनिनियर खुद एक प्रॉपर स्ट्राइकर है। तो आई डू बिलीव पहले के 2 राउंड्स को क्रिश्चियन लीरॉय डंकन विन करने वाला है। मे बी लास्ट राउंड में जैरेड कैनिनियर थोड़ा सा प्रेशर को डाले और ज्यादा पंचेस को लैंड करने लग पड़े, बट ओवरऑल लग रहा है क्रिश्चियन लीरॉय डंकन फाइट को विन करने वाला है। और अगर तो यहां पर जैरेड कैनिनियर फाइट को हारता है तो वो अपनी लास्ट की 5 फाइट्स में 4 फाइट्स को लूज कर जाएगा, और मे बी फिर ये बात चल पड़े कि रियली अब टाइम आ चुका है जैरेड कैनिनियर का रिटायर होने का। और मूविंग ऑन तो अगली फाइट के बारे में बात करते हैं, जो कि इस कार्ड की मेन इवेंट फाइट है, जहां पर मिडिलवेट फाइटर्स ड्रिकस डुप्लेसी की फाइट होने वाली है कमारू उस्मान के साथ। सेकंड टाइम अटेम्प्ट कर रहा है कमारू उस्मान इस डिवीजन में आने का। पहली बार उसने हमजाद के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट की थी, और इस बार वंस अगेन वो एक फॉर्मर चैंपियन के साथ फाइट कर रहा है, यानी कि ड्रिकस डुप्लेसी के साथ। और ये फाइट गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से जो भी विन करता है वो प्रोबेबली अपनी नेक्स्ट फाइट टाइटल के लिए करने वाला है, और ये चीज कमारू उस्मान के लिए भी बहुत बड़ी है, क्योंकि वेल्टरवेट में उसे टाइटल शॉट नहीं मिला, और पहले उसने बाय द वे ड्रिकस डुप्लेसी की फाइट को मना कर दिया था लेने से, क्योंकि ऑफ कोर्स वो 170 में इस्लाम की फाइट को चेस कर रहा था। बट क्योंकि उसे वो फाइट नहीं मिली तो अब उसने ड्रिकस डुप्लेसी की फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है, और एक विन के साथ उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है। रियली अगर हम दोनों को देखते ना, वी नो कि ड्रिकस डुप्लेसी की वीकनेस क्या है। जस्ट अभी लास्ट फाइट में वो एक्सपोज हो गया था, जहां पर हमजा चिमाए पूरे 5 राउंड्स उसे ग्राउंड में होल्ड करके रखता है। तो देयर इज नो सीक्रेट गाइस, यहां पर कमारू उस्मान एग्जैक्टली सेम करने का देखेगा। उसकी भी रेसलिंग टॉप लेवल
की है तो वो पूरी ट्राई करने वाला है जो हामजात ने किया था, यानी कि डीडीपी के साथ जीरो स्ट्राइकिंग करके उसे बार बार ग्राउंड में लेके जाना और वहीं पर उसे होल्ड डाउन करना। अब वॉक इन बकली के साथ जो कमारू उस्मान ने अपना रिटर्न किया था वहां पर वो सेम अपनी रेसलिंग से उसे डोमिनेट करता है, तो रियली कमारू उस्मान ये कर सकता है उसके पास एबिलिटी। बट यहां पर गाइस जो मुझे लग रहा है उस्मान के लिए प्रॉब्लम आ सकती है वो है उसके साइज को लेकर। जिधर हामजात के पास साइज था उसके पास रॉ पावर है जिससे कि वो ड्रीकस डु प्लेसी जो कि खुद एक बहुत बड़ा फाइटर है उसे ग्राउंड में होल्ड करके रखता है। बट क्या ये सेम चीज कमारू उस्मान जो कि डीडीपी से काफी छोटा है वो करके दिखा सकता है? मेरे माइंड में उस्मान की रेसलिंग को लेकर कोई भी डाउट नहीं है। मुझे लगता है कि वो ड्रीकस को मल्टीपल टाइम्स ग्राउंड में लेके जाने वाला है। बट एक चीज जो मुझे नहीं होते हुए लग रही है वो है कि उस्मान ड्रीकस को ग्राउंड में होल्ड कर पाएगा। रियली गाइस मुझे लग रहा है यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर मेरी ओपिनियन में टेक डाउन होने के बाद ड्रीकस वापस उठने वाला है और फीट में कमारू उस्मान को ट्रबल देने वाला है। कमारू उस्मान कर सकता है स्ट्राइकिंग, उसने फाइट बाय फाइट दिखाया है कि उसकी स्ट्राइकिंग इंप्रूव हो रही है, जो स्पेशली उसके स्ट्रेट पंचेस रहते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बट लास्ट फाइट में जब भी थोड़ी सी फाइट स्टैंड अप में हो रही थी तो हल्का सा कमारू उस्मान जिटरी लग रहा था। उसने खुद भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि उसकी स्ट्राइकिंग ऑन पॉइंट नहीं थी इतनी। और अगर ये सेम चीज यहां पर भी रहती है तो मुझे लगता है कि ड्रीकस जो कि ब्लिट्स इन करता है अपने 2 to 3 पंच कॉम्बो से, जो बाय द वे रिमेंबर गाइस ड्रीकस डु प्लेसी एक बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फाइटर है। अदासानिया जैसे टेक्निकल फाइटर को भी नहीं पता लगता है कि वो कब आने वाला है पंचेस को थ्रो करने के लिए। इवन शॉन स्ट्रिकलैंड को भी बहुत ज्यादा ट्रबल हुई थी ड्रीकस को रीड करने पर, तो ये चीज मुझे लगता है कि उस्मान को बहुत ज्यादा ट्रबल देगी। तो ओवरऑल गाइस है तो ये बहुत ज्यादा क्लोज फाइट। अगर तो कमारू उस्मान बार बार टेक डाउन कर लेता है ड्रीकस को, उसे तुम बोल सकते हो जो हामजात ने किया था वैसा करके दिखा देता है, तब तो मुझे लगता है कि कमारू उस्मान विन करने वाला है। बट मैं ज्यादा चांसेस यहां पर ड्रीकस डु प्लेसी को दे रहा हूं क्योंकि मेरी ओपिनियन में कमारू उस्मान के पास इतना साइज नहीं है कि वो डीडीपी जैसे बड़े और स्ट्रॉन्ग फाइटर को ग्राउंड में होल्ड करके रख सके। और जब भी ड्रीकस वापस खड़े होने वाला है मुझे लगता है कि वो प्रेशर को लेके आएगा, बहुत सारे पंचेस को थ्रो करने वाला है और इसी के साथ वो लेग्स को भी टारगेट करने वाला है उस्मान की, जो कि अब तक हर किसी को पता है कि कमारू उस्मान को लेग्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है ड्रीकस डु प्लेसी टू विन बाय राउंड 3 नॉकआउट। लग रहा है कि पहले के राउंड में फाइट बहुत ज्यादा कंपेटिटिव रहेगी जहां पर डीडीपी काफी कॉशियस होगा कि उस्मान उसे कहीं टेक डाउन न कर ले, और दूसरी साइड कमारू उस्मान पूरी ट्राई करने वाला है यही करने की, जहां पर टेक डाउन्स को तो उस्मान डेफिनेटली शूट करने वाला है, मे बी उसे मिल भी जाएंगे टेक डाउन्स। बट एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हामजा चिमाएव के साथ एक और प्रॉब्लम थी ड्रीकस को, वो थी कि अगर वो ज्यादा रेकलेस होता तो हामजात उसे सबमिट भी कर सकता था क्योंकि हामजात की सबमिशन गेम काफी स्ट्रॉन्ग है। बट यही चीज अगर हम कमारू उस्मान की देखें तो सबमिशन गेम कमारू उस्मान की मिसिंग है। मुझे लगता है कि अगर ड्रीकस ग्राउंड में गया तो वो हामजात की फाइट के कंपैरिजन में तो ज्यादा कॉन्फिडेंट वे से वापस खड़े होने की ट्राई करेगा क्योंकि सबमिशन लगने का इतना ज्यादा डर नहीं है ड्रीकस को, और ये भी मुझे लग रहा है फाइट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाला है। इसीलिए मैं ओवरऑल पिक कर रहा हूं ड्रीकस डु प्लेसी को, जहां पर इन्हीं टेक डाउन से डील करने के बाद वो फाइट को लेके आने वाला है उस्मान के ऊपर, और वहां पर मुझे लग रहा है अपने प्रेशर और पंचेस से वो कमारू उस्मान को नॉकआउट कर देगा। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रेडिक्शन वीडियो। अब डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या कार्ड में पिक्स हैं, और इसी के साथ अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।